ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। स्वास्थ्य चेतना देख रहे हैं आप और बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। सर्वाइकल को लेकर बातचीत हो रही है, क्या वजह होती है, क्या हमारी गलती होती है, इसको जानने के साथ साथ अब समाधान की दिशा में, जैसे कि आपसे वादा किया कि हम इस पर भी बात करेंगे। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से आप बता रहे हैं लगातार, अब पोस्चर की कहीं ना कहीं समझ में आ रहा है कि बहुत महत्वपूर्ण इसकी भूमिका होती है। और जब भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं, कुछ चीज़ों के एहतियात तुरंत बोल दिए जाते हैं, जैसे कि तकिए का इस्तेमाल न करना और तमाम चीज़ें इस तरीके की। क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं हमारी लाइफस्टाइल से रिलेटेड जिन्हें आप तुरंत रोक देने की सलाह देंगे? अगर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस से आप पीड़ित हैं तो मोटा तकिया मत लगाएं जी। मोटे कुशन वाले गद्दे पर मत लेटें। संभव हो तो दरी बिछाकर तख्त पर लेटें और तकिया बिल्कुल ना लगाएं। बैकबोन, आपकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रहेगी तो आपकी बीमारी आसानी से काबू में आ जाएगी, बहुत जल्दी आप ठीक हो जाएंगे। फॉरवर्ड बेंडिंग, आगे झुक के काम करने की वृत्ति को कम करना होगा या छोड़ना होगा। फॉरवर्ड बेंडिंग, चाहे कमर में दर्द हो चाहे गर्दन में दर्द हो, इन्हें नहीं करनी चाहिए। बैक बेंडिंग इनके लिए हितकारी होती है, लाभकारी होती है। जी जी। इसके अलावा ज़्यादा देर तक खड़े रहना भी बहुत नुकसानदायक है। गलत पोस्चर में बैठना, गलत पोस्चर में खड़े होना, गलत पोस्चर में लेटना इस बीमारी को जन्म देता है। ज़्यादातर लोग चेयर पर भी बैठते हैं नंदिनी जी, तो देखिए मैं एक बार करके बता रहा हूँ। ज़्यादातर लोग इस प्रकार से बैठते हैं। हाँ जी, गर्दन। ये गलत तरीका है, इससे रीढ़ की हड्डी पर बुरा असर होता है। हमें अपनी रीढ़ की हड्डी को, अपने पोस्चर को जैसा प्रकृति ने बनाया है वैसा ही रखना चाहिए। थोड़ी सी आराम के लिए हमें गर्दन और कमर को झुकाना नहीं चाहिए। तो अपने पोस्चर को भी ठीक रखें। लोग उल्टे सीधे लेट जाते हैं, टाई लगा के, कोट डाल के, मोजे पहन के, यहाँ तक कि जूते तक नहीं उतारते, इतना थके आते हैं, बिस्तर पर गिर गए। ऐसी स्थितियाँ सेहत के लिए बुरी होती हैं। हम कितना भी थके हों, और अगर इतना थके हों कि हमारे पास इतनी शारीरिक ताकत ना रह जाए कि हम अपने सूज को निकाल सकें, अपने मोजों को निकाल सकें, अपने कपड़ों को निकाल सकें, तो हमें अपने काम के घंटों को कम करना चाहिए। अन्यथा ये बड़ी बीमारियों को दावत देता है, बड़ी बीमारियों से पीड़ित होने का रास्ता बन जाता है। बिल्कुल, देखिए बात भले ही छोटी सी लगती हो लेकिन वो छोटी सी नहीं है और इसलिए ध्यान तो देना ही होगा। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से पिलो का भी आपने जिक्र किया, देखिए पतला तकिया लगाने की सलाह सामान्य तौर पर भी दी जाती है, पर कुछ लोगों को ऊंचा तकिया लगाना पसंद होता है। अब उनका सवाल ये होता है कि मैं जरा सी ऊंचाई से ऐसा क्या हो जाएगा, बाकी सब तो हम ठीक से लेटे हुए हैं, एक पिलो ऐसा क्या कर देता है जिससे इतनी गंभीर समस्या हो सकती है? नंदिनी जी, जब हम ऊंचा तकिया लगाते हैं तो हमारे सर्वाइकल रीजन की जो वर्टिब्राज होती हैं, स्पेशली C2, C3, C4 पर बहुत बुरा असर होता है, और उनकी सराउंडिंग जो मस्कुलर लिगामेंट होते हैं, जो टिश्यू होते हैं, वो स्टिफ होते चले जाते हैं। चूँकि जब हम ऊंचा पिलो लगाते हैं तो गर्दन पूरी रात फॉरवर्ड बेंडिंग की स्थिति में रहती है, तो वर्टिब्राज के बीच में इंटरवर्टिबल स्पेस हो जाता है, एक मैकेनिकल डिसऑर्डर डेवलप हो जाता है जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का कारण बनता है, बीमारी को जन्म देता है। जी, देखिए सर्वाइकल का मतलब सामान्य तौर पर हम गर्दन के दर्द को समझते हैं, लेकिन बहुत बार कंधे में दर्द की समस्या भी होती है जिसे फ्रोजन शोल्डर कहा जाता है। वो किस तरीके से सर्वाइकल से संबंधित हो जाती है, उसके बारे में भी कुछ बताएं। नंदिनी जी, फ्रोजन शोल्डर में सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में हमारी सर्वाइकल रीजन की वर्टिब्राज इन्वॉल्व होती हैं, और
फ्रोजन शोल्डर में हमारे कंधे का और हाथ का जो जॉइंट है ये स्टिफ हो जाता है। यहाँ से जुड़े हुए मस्कुलर लिगामेंट्स और टिश्यू स्टिफ हो जाते हैं। कारण दोनों का एक ही है। जी जी। इस स्थिति में व्यक्ति का हाथ पूरी तरह ऊपर नहीं जाता, न पूरी तरह पीछे जाता है, और थोड़ा सा भी हाथ ऊपर उठाने पर उसे असहनीय पीड़ा होती है, दर्द होता है। फ्रोजन शोल्डर भी हमारी लाइफ स्टाइल से जुड़ी हुई एक समस्या है। हम इस समस्या को एक्सरसाइज करके, यौगिक आसन और यौगिक सूक्ष्म क्रियाओं का अभ्यास करके, साथ ही साथ भोजन में प्राकृतिक तत्वों को समावेश करके, प्राकृतिक तत्वों को बढ़ाकर हम इस बीमारी को पूरी तरह काबू में कर सकते हैं, नियंत्रण कर सकते हैं। बिल्कुल। वहीं अगर बात की जाए खान पान का, भी आपने जिक्र किया कि खान पान अगर सही ना हो तो भी कहीं ना कहीं वो भी इसका कारण बन जाता है, उसका भी महत्वपूर्ण रोल है। तो अब क्योंकि हम उपचार की दिशा में बात कर रहे हैं, अगर कोई सर्वाइकल का मरीज है, उसको इस समस्या से परेशानी है और लगातार इस दिशा में प्रयास कर रहा है कि कैसे इसे ठीक किया जाए, बाकी सब तो तरीके अख्तियार किए ही जा रहे हैं, लेकिन खाने पीने की दिशा में क्या कुछ आप गाइडेंस देंगे? किस तरीके का खान पान मदद करेगा इलाज में? नंदिनी जी, हमें अपने आहार में नमक की मात्रा, नमक और चीनी जी। नमक, चीनी और मैदा, ये तीनों चीज़ें बहुत बहुत खराब हैं अच्छी सेहत के लिए। वाइट पॉइजन जिसे कह सकते हैं। इन्हें श्वेत विष कहा जाता है। बहुत सही शब्द आपने इस्तेमाल किया। इनसे बनी हुई कोई भी चीज का सेवन ना करें, कम से कम सेवन इन चीजों का हो। दूसरा बहुत महत्वपूर्ण बात, हम ऐसा आहार लें जो इस बीमारी में हमें औषधि का काम करे। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में इन्वॉल्व होने वाले मुख्य हैं सर्वाइकल वर्टिब्राज, टिश्यू और नर्व। हम इन तीनों के पोषण के लिए अगर आहार लें जो शरीर के आंतरिक अंगों की मिनरल्स, विटामिन्स के साथ साथ हमारी पूरी न्यूट्रिशन का भी ख्याल रखे, लेकिन इसके साथ साथ वो इस बीमारी के निदान में दवा का काम करे, तो फिर बहुत अच्छा है। अलसी एक ऐसा आहार है जो हमारे मसल्स की स्टिफनेस को कम करने के लिए बहुत अच्छा है। नंदिनी जी, यहाँ एक बात हम स्पष्ट कर दें कि 10 साल से आपके जॉइंट्स की पेन है, आपके कमर में दर्द है, गर्दन में दर्द है, अब आपने 10-12 दिन अलसी का सेवन किया, बोले हमको कोई फायदा नहीं है, बंद कर दे। मैं कहता हूँ आज दुनिया भर की रिसर्च सामने आ रही है, हमारे शास्त्रों में लिखा है, हमारे आयुर्वेद के शास्त्रों में अनेक स्थानों पर अलसी की महिमा बताई है, विशेषकर जोड़ों की समस्याओं के निदान में और हमारी नर्व्स को पोषण प्रदान करने में, मसल्स और टिश्यू की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने में बहुत बहुत उल्लेख। तो हम नियमित रूप से इसका सेवन करें। ये कोई एलोपैथिक पेन रिलीविंग पिल नहीं है कि आपने एक खा ली आपको तुरंत आराम हो। ये धीरे 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 धीरे, देखिए बीमारी से भी लड़ना है क्योंकि बीमारी तो बढ़ रही है। अब आपने अलसी खाई, अब आप सोचते ये हैं कि ये बीमारी को ठीक करेगी, अभी तो उसकी पूरी ताकत शुरू में 8 हफ्ते 10 हफ्ते उस बीमारी को बढ़ने से रोकने में खर्च होती है जी। फिर जो बीमारी है धीरे धीरे उसको कम करने में खर्च होती है। तो मेरा अपने दर्शकों से एक विनम्रता पूर्वक निवेदन है कि आप इस महत्वपूर्ण आहार को नियमित रूप से लेते रहें। बहुत जल्दी लाभ की आशा ना रखें, लेकिन इतना निश्चय है ये आपकी बीमारी को कुल्हाड़ी की तरह काट देगा। बिल्कुल। दूसरा,
अंकुरित सोयाबीन, अंकुरित मसूर और अंकुरित मूंग, ये बहुत अच्छे हैं हमारे नर्व्स की ताकत के लिए, हमारी मसल्स की लोड बियरिंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए, साथ ही साथ हड्डियों से डीकैल्सिफिकेशन को रोककर हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए, कार्टिलेज के क्षय को रोककर, कार्टिलेज के नुकसान होने को रोककर उसकी दोबारा रिपेयरिंग के लिए। तो इस आहार का सेवन बहुत हितकारी है। सुबह आप लगभग 20 से 30 ग्राम ये तीनों अंकुरित आहार को, तीनों को मिला के लगभग 30 ग्राम ले लें, 10-10 ग्राम तीनों को खूब चबा चबा के खाएं। ऊपर से 1 गिलास दूध पी लें, या 1 एप्पल खा लें, या सीजनल फ्रूट का जूस पी लें। इसके साथ ही आप जो रोटी खाएं उसमें 2 चम्मच आटे में अलसी का पाउडर मिला दें, स्वाद भी अच्छा होगा, रोटी भी खस्ता बनेगी, आपकी औषधि का भी काम करेगा। एक आयुर्वेदिक नुस्खा अगर आपकी अनुमति हो तो बता दूं। अलसी, पिस्ता और गोंद, ये अलसी 3 भाग, गोंद 2 भाग और पिस्ता 1 भाग, इन तीनों को पीसकर गुड़ में चाशनी बनाकर लड्डू बना लें जी। और 1 लड्डू सुबह और 1 लड्डू शाम को खाना खाने के बाद खाएं। ये पाचन को दुरुस्त करेगा। जिनके हाथ पैर कांपते हैं, कमजोरी लगती है, ठंड बहुत लगती है, गर्मी के मौसम में भी ठंड लगना माने शरीर की इम्यूनिटी का कम होना, शरीर की रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता का कम होना, ये सब चीज़ों में सुधार होगा, आपकी सेहत अच्छी होगी। और आप बात करें सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की जी, तो ये बीमारी को ठीक करने के लिए ये औषधि भी है और आहार भी है। बिल्कुल। देखिए, अमूमन हम कहते हैं कि जो चीज़ टेस्टी होती है वो हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती, और जो हेल्थ के लिए अच्छी होती है वो टेस्टी नहीं होती। लेकिन यहाँ पर सेहत और स्वाद दोनों ही उपाय में आपको मिल रहे हैं, इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। लेकिन जिस तरीके से डॉक्टर साहब हम समझ रहे हैं इस परेशानी को और अनुभव भी करते हैं, अपने आसपास देखते हैं, ना तो सर्वाइकल एक दिन में होता है, ये धीरे धीरे होता है और समस्या बहुत बढ़ जाती है, तब हम इस ओर ध्यान देना शुरू करते हैं। और ठीक उसी तरह हमने पाया है कि ये ठीक भी एक दिन में नहीं होता है, इसके लिए भी समय लगता है और धीरे धीरे ही ठीक होता है। लेकिन इस दौरान जो पेन होता है वो बहुत परेशान करता है, और इसीलिए पेन किलर लेने की जो दिक्कत है, लोग लेने इस ओर जाते हैं, उन्हें लेना पड़ता है। तो इस दर्द को ध्यान में रखते हुए, इस पेन को मैनेज करते हुए किस तरीके से मैनेज किया जाए, इसका कोई घरेलू नुस्खा आप बताएंगे? नंदिनी जी, जो हमने अभी यौगिक क्रियाएं बताई हैं, ये क्रियाएं पहले दिन से दर्द में कमी लाती हैं और कुछ सप्ताह में तो दर्द मिट जाता है, दर्द नहीं होता है, अकड़न भी धीरे धीरे कम होने लगती है। जो हमने उपाय बताए हैं इनमें दर्द तो पहले ठीक होगा, अकड़न को ठीक करने में, जकड़न को ठीक करने में वक्त लगता है। जो जोड़ जाम हो गया है उसको खोलने में थोड़ा सा वक्त लगता है। आप ये उपाय अपनाएं, आपको दर्द निवारक औषधियों की जरूरत नहीं होगी। बिल्कुल। तो देखिए, अब आपको पेन किलर से कैसे बचा जा सकता है ये भी हमने आपको बताया, इसकी भी जानकारी दी। देखिए, युवाओं में अगर परेशानी होती है तो कहीं ना कहीं एक उम्मीद होती है कि अभी आप इस दिशा में कोशिश करेंगे, ठीक जल्दी हो सकते हैं। लेकिन जब बुजुर्गों को ये परेशानी हो जाती है, जिनकी उम्र बहुत ज़्यादा होगी है, तो उनको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन होता है। उन्हें लगता है अब क्या ठीक होगा, अब कैसे ठीक होगा, क्या अब सारी उम्र इसी दर्द के साथ रहना है। तो बुजुर्गों को ख्याल में रखते हुए उनको क्या बताएंगे, वो किस तरीके से सर्वाइकल से डील कर सकते हैं, या उनके लिए ये कितना चुनौतीपूर्ण है? नंदिनी जी, सबसे पहले उनको तख्त पे लिटाना शुरू करें, एक दरी बिछाकर, और पिलो बिल्कुल हटा दें, ढीले वस्त्र पहने। अगर लहसुन को कड़वे तेल में जलाकर उस तेल को
उनके पूरे शरीर पर मालिश किया जाए। रात्रि में सोने से पहले अच्छी तरह मालिश की जाए तो ये मांसपेशियों को बहुत पोषण देता है, मांसपेशियों को लचीला बनाता है, मुलायम बनाता है और उसकी ताकत को, उसके स्टेमिना में वृद्धि करता है। तीसरा उपाय, वृद्ध लोगों को बादी प्रकृति के खाद्य पदार्थ जैसे दही, मट्ठा, बैगन, कद्दू, मटर, उड़द की दाल, चना, बेसन, ये खाद्य पदार्थ या इन चीज़ों से बने हुए खाद्य पदार्थों का बिल्कुल भी सेवन ना करने दें। इन्हें प्राकृतिक, नैसर्गिक जो ताकत रखने वाले मिनरल्स और विटामिन्स का स्रोत वाले प्राकृतिक आहार का सेवन कराएं। हरी सब्जी, विशेषकर हरी पत्तेदार सब्जी जरूर भोजन में हो। चावल बिल्कुल ना खाएं। जिन लोगों का चावल के बगैर पेट नहीं भरता है वो दलिया खा सकते हैं या अनपॉलिश्ड चावल थोड़ी मात्रा में खा सकते हैं। अनपॉलिश्ड चावल का मतलब ये नहीं है कि आप जितनी मात्रा में सफ़ेद चावल खा रहे थे उतनी ही मात्रा में या उससे ज़्यादा मात्रा में बोले अब तो मैं ब्राउन राइस ले रहा हूँ तो और ज़्यादा मात्रा खाऊंगा, ऐसा नहीं है। ब्राउन राइस भी नुकसानदायक है, लेकिन जो सफ़ेद चावल है, जो पॉलिश्ड चावल है, पॉलिश्ड राइस है, उसकी तुलना में कम नुकसानदायक है, लेकिन नुकसानदायक दोनों हैं। बिल्कुल। देखिए, अगर बात की जाए, देखिए तमाम जानकारियां तो हम तक पहुंच रही हैं। बहुत सतर्क और सावधान रहने की ज़रूरत है। सही जीवन शैली को अपनाइए और ना सिर्फ हमारे उठने बैठने पोस्चर से संबंधित बल्कि खाने पीने का भी बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है, ये हमने आज जाना। क्या कुछ ऐसी गंभीर कंडीशन आप बताएंगे जिस दौरान आपको लगता है कि हमें तुरंत डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है, सलाह देंगे, क्योंकि स्थिति गंभीर भी हो सकती है? नंदिनी जी, जब चक्कर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएं, हमारी ग्रिपिंग पावर कम हो जाए या उंगलियां सुन्न हो जाएं, ठंडा गर्म का एहसास ना हो या गर्दन के मूवमेंट करने में बहुत ज़्यादा पेनफुल कंडीशन हो, कोई सपोर्ट दे के उठाए, तो ऐसी स्थिति में हमें विलंब नहीं करना चाहिए। किसी अच्छे चिकित्सक से, मैं तो सलाह दूंगा आयुर्वेदाचार्य से परामर्श करके रोग को स्थायी रूप से ठीक करने के रास्ते को चुनना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि इसी विधा में और इसी दिशा में साइड इफेक्ट नहीं बल्कि साइड बेनिफिट है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब इन तमाम जानकारियों के लिए। और इसी के साथ ही आज के स्वास्थ्य चेतना में इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहिए JMT न्यूज़ के साथ।